Hello guys, you are watching Zoology Comprehensive. Today we are going to start with a topic called as mechanism of AIDS, mode of transmission, symptoms of AIDS and diagnosis of AIDS. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलोंग करता है क्लास 12 के हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में. आप पूरा फोकस करिएगा, बिलीव मी यू गोना एंजॉय दिस टॉपिक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ एड्स. देखिए, you know the proper structure of HIV virus. हमें पता है that contains the glycoprotein coat, that contains the two protein coats, that contains the lipid bilayer. सबको पता है. Mechanism of HIV or AIDS start करने से पहले we should know about the concept of CD4 cells. ये CD4 cells क्या होती हैं? CD4 cells जो है CD4 cells is a cluster of differentiation. It's a type of glycoprotein actually. आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 इज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सम सेल्स. कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम के कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है. उन सेल्स का नाम होता है CD4 सेल्स. व्हाट इज CD4? इट इज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. सरफेस ऑफ इम्यून सेल्स पे होता है. किस किस सेल पे होता है? ये प्रेजेंट होता है हेल्पर सेल्स पे, हेल्पर टी सेल्स पे. मेन ऐसी सेल्स जिन्हें हम CD4 सेल्स कहते हैं क्योंकि उनके सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं CD4. द बेस्ट एग्जांपल्स आर हेल्पर टी सेल्स. सेकंड इज मोनोसाइट्स. यू नो इज अ ग्रैनुलोसाइट टाइप ऑफ WBC. मैक्रोफेजेस इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ मोनोसाइट, सबको पता है. एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ये भी इम्यून सेल्स ही होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स है उनके पास एंटीजन्स को लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स. तो रिकैपिचुलेट में अगर मैं करूंगा CD4 सेल्स वैसी सेल्स होती हैं जिनके सरफेस पे एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज CD4 सेल्स. एन एग्जांपल हेल्पर टी सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स. ये क्यों मैं बार बार आपको कह रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेनली इन नीट में पूछे गए हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ CD4 cells. Now you know about the CD4 cells, what they are. Now I'm going to start with this mechanism of HIV. हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि CD4 cells क्या होती है. आपके सामने मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसके डायग्राम के थ्रू हमें पता चलेगा कि HIV हमारी बॉडी को कैसे इन्वेट करता है. What is the mechanism? How it works inside our body. Look, you know the proper structure of HIV virus. दिस इज द वायरल RNA कोर. यहां पे डायग्राम में आपको बता रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, जस्ट फोकस. वायरल RNA कोर, दिस यू नो इट कंटेन्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल दैट इज RNA, दैट इज सिंगल लीनियर स्ट्रैंडेड, सबको पता है. एंड आपको पता है कि वहां पे एक प्रोटीन का कोट होता है दैट कंटेन्स दैट इज फॉर्म्ड ऑफ टू प्रोटीन कोट्स, लिपिड बाइलेयर एंड ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, सबको पता है. दिस इज अ वायरल प्रोटीन कोड. दिस इज अ वायरल कोर RNA एंड दिस इज अ वायरल प्रोटीन कोड. डन. ये जब हमारी बॉडी में इन्वेट करता है इट इन्फेक्ट्स द नॉर्मल सेल्स. मगर आप याद रखेंगे ना, आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो HIV हमारी बॉडी में आता है एंड यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ये उन सेल्स को अटैक करता है, उन सेल्स को इन्वेट करता है जिनके पास सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है. दैट रिसेप्टर इज कॉल्ड एज CD4 रिसेप्टर. एंड व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल? बेस्ट एग्जांपल T हेल्पर सेल, मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज. अभी नॉर्मल ये वायरल RNA कोर एक नॉर्मल सेल को इन्वेट करता है, इन्फेक्ट करता है, और आपको पता है कि किस सेल को. ये RBC को नहीं करेगा, ये WBC को नहीं करेगा क्योंकि उनके वो CD4 सेल्स में नहीं आती हैं. ये अटैक करेगा मेनली हेल्पर टी सेल. दिस इज द डायग्राम ऑफ हेल्पर टी सेल. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. कंप्लीट फोकस करेंगे आप. व्हेन दिस वायरल RNA HIV वायरस अटैक्स आवर सेल, उस सेल के पास एक रिसेप्टर होता है. दैट रिसेप्टर इज कॉल्ड एज CD4 रिसेप्टर. डन. CD4 रिसेप्टर है तो ये CD4 सेल है, और मेनली मैं किसकी बात करता हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पर टी सेल. डन. आप इमेजिन करें जो ये CD4 सेल है, इसका जो रिसेप्टर होता है दिस CD4 रिसेप्टर, ये एक्ट करता है एज ए गेटवे फॉर द एंट्री ऑफ दिस वायरस. वायरस अंदर आने के लिए एक्ट करता है गेटवे. और आपको पता है ये जो यहाँ पे एंड का जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली GP120.
It is glycoprotein. 120 is the molecular weight of this glycoprotein of HIV virus. कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें चार ऑप्शंस हमें दिए होते हैं कि इनमें से कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन बिलोंग करता है HIV वायरस का, और आपको पता होना चाहिए GP120. व्हाट इज 120 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट particular glycoprotein. Now, by the help of this GP120, it enters via CD4 receptor. It acts as a gateway और हमारी बॉडी में हमारी सेल्स में इन्वेट करता है एक्चुअली. डन. और आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, हेल्पर टी सेल. क्यों करता है अटैक? क्योंकि इसके पास एक रिसेप्टर होता है. अगर CD4 रिसेप्टर नहीं होगा तो HIV वायरस अटैक नहीं कर सकता, बिल्कुल सेल को कुछ नहीं कर सकता है. प्रोटीन कैप्सूल जो इसका होता है, प्रोटीन कोट, ये अंदर सेल के अंदर नहीं जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाता है. सिर्फ जाता है एक तो हमारा RNA, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, एंड द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सबको पता है. अभी हमारे सेल के अंदर आया है और ये प्रोटीन कोड बाहर ही रहा है, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द हेल्पर टी सेल. डन. दिस इज द वायरल DNA. दिस पार्ट, लुक, this is the genetic material RNA with the enzyme reverse transcriptase. Now it gets converted into this, जो मैं thick part यहाँ पे बना रहा हूँ, it gets converted into viral DNA. Viral DNA produced by reverse transcriptase, जैसे आपको पता है कि that is why it is also called as retrovirus. Done? इतना आपको समझ आ रहा होगा. Viral DNA is produced. अभी जो viral DNA बन गए ना, यहाँ पे होस्ट का जीनोम है, जहां पे हमारा अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज DNA. और जहां पे DNA की बहुत सारी कॉपीज बन रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. नॉर्मली आपको पता है. दिस इज द न्यूक्लियस. यहाँ पे मैंने लेबल किया जैसे इट इज अ न्यूक्लियस. वायरल DNA जो अभी बनाया है साइटोप्लाज्म के अंदर बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. लुक, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज RNA, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ DNA बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. नाउ दिस वायरल DNA एंटर्स इनटू द होस्ट जीनोम. होस्ट जीनोम के न्यूक्लियस के अंदर जाता है. आप याद रखेंगे, हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, when the viral DNA enters into the host DNA, that is called as prophage. That is called as prophage. अभी ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेज. सिंपली आप याद रखेंगे, जब भी वायरल DNA एंटर करेगा होस्ट के DNA के अंदर, जीनोम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज. यहां से आपको पता है कि यहाँ पे आपने बहुत सारे रेप्लिकेशंस हो रही होती हैं, DNA की बहुत सारी कॉपीज बन रही होती है. ये DNA अपनी जो कॉपी बन रहा होता है ना, अलॉन्ग विद दैट, उसी के साथ भी इसकी भी कॉपीज बनाता है जो वायरल DNA है. दिस थिक पार्ट जो मैंने न्यूक्लियस के अंदर बनाया, इट इज अ वायरल DNA. यहाँ पे तो बहुत सारी कॉपीज बन रही होती है, इसकी भी बहुत सारी कॉपीज बन रही है. डन. न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड. अभी फिर जो बहुत सारी कॉपीज बनती है, आपको पता है, उसके बाद ये वापस RNA बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. यानी कि वायरल अभी वायरल जो RNA होता है, RNA से DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, DNA से फिर से RNA बनाता है. काफी इमीडिएट ये प्रोसेस होता है. न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल. ये जो सेल है, इसका इन्फेक्शन हो गया, अभी बहुत सारे RNA की कॉपीज बन गई हैं. जस्ट फोकस, दिस इज द RNA, दिस इज द RNA, दिस इज RNA. मैं यहाँ पे एक ही दिखा रहा हूँ. ओवरऑल आपको पता है कि इसमें बहुत सारी RNA कॉपीज बन गई है. कैसे बन गई? क्योंकि पहले DNA में कन्वर्ट हो गया था. DNA अलॉन्ग विद द होस्ट DNA रेप्लिकेशन में चला गया और बहुत सारी कॉपीज आ गई है. अब इसी साइटोप्लाज्म का जो प्रोटीन होगा वो यूज ही करता है ये RNA, और कोट्स आ जाते हैं, प्रोटीन के कोट्स आ जाते हैं, और न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड. बहुत सारे वायरस बन जाते हैं. उसके बाद क्या हो जाता है काम? लाइसिस ऑफ द सेल हो जाता है. देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस हेल्पर टी सेल. अभी जब ये सेल टूट जाता है, खत्म हो जाता है, इसके बाद ये वायरल पार्टिकल्स और HIV वायरसेस बहुत सारे होते हैं. आई एम मेकिंग सिंगल डायग्राम. मैं एक ही को अभी बना रहा हूं. आपको पता है कि बहुत सारे अभी वायरसेस की कॉपीज आ रही होती है, क्योंकि DNA में बहुत सारी रेप्लिकेशन हुई होती है. ये DNA नॉर्मल DNA की मशीनरी को यूज करता है और खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाता है, फिर से कन्वर्ट होता है RNA में, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन कोड्स आ जाते हैं और ये कंप्लीट वायरस का स्ट्रक्चर बनाता है. जब लाइसिस हो जाती है, फिर ये अवेलेबल होता है बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए. देयर इज अ लाइसिस ऑफ दिस सेल एंड दीज वायरल RNAs आर प्रोड्यूस्ड. न्यू वायरसेस, ये जो नया वायरस बना है, इन्फेक्ट्स अदर सेल्स. ये फिर और सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन होता है, जो परसेंटेज होता है हेल्पर टी सेल्स का या CD4 सेल्स का, उनको कम करता है. एंड दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ HIV वायरस, हाउ इट इन्वेड्स आवर बॉडी, और एक पेशेंट कैसे कन्वर्ट होता है एड्स की सिंड्रोम में.
This was all about the mechanism of HIV और एड्स. डन. आप सबके लिए मैं रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ. CD4 सेल्स वो होती है जिनके पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. एग्जांपल्स आर हेल्पर टी सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स. नाउ द वायरस एंटर्स via CD4 रिसेप्टर. द बेस्ट एग्जांपल्स आर हेल्पर टी सेल्स में अंदर जाता है, फिर एक प्रोटीन कोड अंदर नहीं जाता है, सिर्फ आरएनए जाता है और विद एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट गेट्स कन्वर्टेड टू डीएनए, क्योंकि डीएनए को वायरल डीएनए को फिर जाना होता है होस्ट के डीएनए में, बहुत सारी कॉपीज बन जाती है, फिर से वापस आरएनए बनता है और बहुत सारी हजारों कॉपीज बन जाती हैं इसकी. प्रोटीन कोड साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद लाइसिस हो जाता है, सेल ब्रेक डाउन हो जाता है, अल्टीमेटली ये रिलीज हो जाते हैं और बाकी हेल्पर टी सेल्स को इन्वॉल्व करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस एड्स. Now we are going to discuss about the second part of my lecture, that is the mode of transmission of HIV. Now we are going to discuss about the mode of transmission. Mode of transmission of HIV or AIDS. You know the structure of HIV, you know the mechanism of HIV. अभी ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर इन्फेक्टेड पर्सन. So we're going to discuss that particular part. It is mode of transmission of what? AIDS. आपको पता है कि एक बॉडी में कैसे इन्वेट करता है, हेल्पर टी सेल्स को भी आपको पता है. हमें बस ये डिस्कस करना है कि दूसरे इंसान में कैसे चला जाता है. आप याद रखेंगे हमेशा के लिए द मेन सोर्स ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज बॉडी फ्लूइड. बॉडी का जो फ्लूइड होगा, मेनली ब्लड, दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन. सो बॉडी फ्लूइड्स यहां पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं. बॉडी फ्लूइड्स. अभी ये बॉडी फ्लूइड्स कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, वो आपको कॉम्बैट करना है. तो आपके ये सारी प्रॉब्लम आप टैकल कर सकते हैं. आप आराम से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कर सकते हैं और मेनली बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी. बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, जस्ट फोकस. सो बॉडी फ्लूइड्स का एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, दिस इन्फेक्टेड पर्सन, ये सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, नॉर्मल पर्सन है. अगर इनके थ्रू एक कांटेक्ट होता है वाया दिस ब्लड, या मेनली हम बॉडी फ्लूइड कहेंगे, बॉडी फ्लूइड, तो बहुत सारे चांसेस है ये इंसान भी सफर हो सकता है एचआईवी से. एचआईवी ट्रांसमिशन फ्रॉम एबनॉर्मल टू नॉर्मल. राइट. नाउ मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन हो जाता है, फैलता है. द फर्स्ट इज सेक्चुअल इंटरकोर्स. First is sexual intercourse. Done. But with infected person. With infected person. क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसमिशन के होने की चांसेस रहते हैं with the sexual intercourse with the infected person. दूसरा आप याद रखेंगे, यूज ऑफ हाइपोडर्मिक अंडर डर्मिस, स्किन के अंदर जो नीडल्स हम डाल सकते हैं. यूज ऑफ हाइपोडर्मिक नीडल्स एंड सिरिंज बाय ड्रग एब्यूजर्स. जो ड्रग एब्यूज करते होंगे और मेनली इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं और वो कंटेमिनेटेड यूज नीडल्स का इस्तेमाल करेंगे और सिरिंजेस का, उनके भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि एक एंटिटी आ सकते हैं. दैट एंटिटी इज कॉल्ड एज एड्स. इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. फर्स्ट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन. सेकंड इज यूज ऑफ हाइपोडर्मिक नीडल्स एंड सिरिंजेस बाय ड्रग एब्यूजर्स. डन. तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज contaminated blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मगर वो जो कंटेमिनेटेड होगा, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई ट्रांसफ्यूजन लेगा तो चांसेस होते हैं कि एचआईवी होने के चांसेस रहते हैं. कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन.
और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान किसी का ऑर्गन ही सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, अगर वो एक्ट करता है डोनर और रिसिपिएंट को आराम से चांसेस रह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व हो सकता है एड्स में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एक एक चीज आप याद रखेंगे, इट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। The first is sexual intercourse with infected person. Second is use of hypodermic needles and syringes by drug abusers. Third is contaminated blood transfusion. Fourth is organ transplantation. Fifth is very important, that is artificial insemination. Artificial insemination. What is that? Insemination. It is a type of इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए एक मेथड होता है, आर्टिफिशियल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द सर्विक्स आर्टिफिशियली। तब उस दौरान भी चांसेस रहते हैं कि एचआईवी होने के चांसेस रहते हैं। तब जाके हमें ध्यान रखना होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन है कि नहीं। दैट इज वाई जब भी कोई ये चीजें की जाते हैं, एक पर्सन का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एचआईवी टेस्ट किया जाता है कि इधर ही इज अ पॉजिटिव और नॉट। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, एक्चुअली शी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर fetus, but during birth, during delivery, that is called as parturition. What? From infected mother to her fetus, that is called, from infected mother to her fetus during parturition. और कितना परसेंटेज रहता है, कितने परसेंटेज चांस रहता है? 30% चांस रहता है एचआईवी होने के लिए। एंड लास्ट जो इसका है, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। फिर से हम रिकैप्चुलेट करेंगे इस पार्ट को। we are talking about the mode of transmission of HIV, and you know the source of this HIV is body fluid like blood. Important क्या है? Sexual intercourse with the infected person. Second is use of hypodermic needles and syringes by drug abusers. Third is contaminated blood transfusion. Fourth is artificial insemination, organ transplantation. Another one is from infected mother to fetus during parturition. Parturition is the process of birth, delivery. कितना परसेंटेज रहता है चांसेस? 30%। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग। आप याद रखेंगे, द HIV वायरस, द एड्स इज नॉट ए कंटाजियस डिजीज। ये बाय कंटैक्ट, हैंडशेक, पेशेंट की केयर करने से नहीं फैलता है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। मॉस्किटो बाइट्स से भी नहीं फैलता है। ये चीजें काफी मिथ्स है, सोशल स्टिग्मा रहता है, तो इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा पता होना चाहिए। रिमेंबर, एड्स इज नॉट ए कंटाजियस डिजीज। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? यू शुड रिमेंबर, इट इज बॉडी फ्लूइड। Done. This was the other part. We discussed two parts of our lecture today. The first part is mechanism of HIV. Second part is the mode of transmission. And third part, that is the symptoms of AIDS. Symptoms of AIDS. Symptoms of AIDS. Symptoms of AIDS भी बहुत important है। Now we're going to discuss what? Symptoms. Symptoms of AIDS. You know, there is a reduction of helper T cells. क्यों उनका रिडक्शन हो जाता है? आपको पता है, वो CD4 सेल्स में आते हैं। और आपको ये भी पता है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि टी सेल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो CD4 सेल्स में आती हैं। एंड एग्जाम्पल मेनली क्या है? हेल्पर टी सेल्स। यू नो अबाउट दैट। यू नो द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ द हेल्पर टी सेल्स, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, हेल्पर टी सेल्स का नॉर्मल जो परसेंटेज रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, दैट इज 500 to 1500 per cubic millimeter of blood. This is the normal concentration of helper T cells per
cubic millimeter of blood. You know, जब भी एक इन्फेक्शन आ जाता है, that infection is called as AIDS. आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, गौर से मेरी बात सुनेंगे. AIDS में इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, up to 200 और below than this. अगर ये less than 200 होगा, you can label the patient with AIDS. तो हेल्पर टी सेल्स का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाता है और सीधी सी बात पता चल जाती है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, हमारी बॉडी नॉर्मल इन्फेक्शन से फिर कॉम्बैट नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स. डन. इसकी वजह से हमारी बॉडी ससेप्टेबल होती है मेन कुछ इन्फेक्शन से. और कौन कौन सा मेन इन्फेक्शन इन्वॉल्व करता है? माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स वाले, माइकोबैक्टीरियम द जीनस ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेन्स लाइक ट्यूबरकुलोसिस इन्वॉल्व कर सकता है पेशेंट को एंड ही कैन डाई ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस. पेशेंट ससेप्टेबल होता है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है. और फंगे भी हमारी बॉडी में कुछ आ जाते हैं, फंगे कुछ और बैक्टीरिया आते हैं और मेनली आपने याद रखना है माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स. कुछ वायरसेस और आते हैं जिसकी वजह एक सिंपल सा जुकाम पेशेंट को बहुत बीमार कर सकते हैं और पेशेंट कैन डाई ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर इन्फेक्शन. डन. और कुछ पैरासाइट्स मेनली आप याद रखेंगे, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा, और कर सकते हैं वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस. आप याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स, फंगई, वायरसेस और द पैरासाइट कॉल्ड एज टॉक्सोप्लाज्मा. ये काफी ज्यादा हमारी बॉडी को अटैक करते हैं जब भी कोई पेशेंट सफर करता है एड्स से. क्यों? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन रहता है वो 200 से भी कम रहता है, 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर. डन. जब ये चीजें हो जाती हैं, एक जो पेशेंट अभी अनहेल्दी है, द पेशेंट विच इज अनहेल्दी, विच इज क्लिनिकली अनहेल्दी, दैट पेशेंट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक. यानी कि उस बंदे को कोई भी इन्फेक्शन इन्वॉल्व कर सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बनते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए. एंड दोज अनहेल्दी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अनहेल्दी जो एड्स पेशेंट रहते हैं, एड्स पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक्स. इट इज OPPURTUNISTICS, अपॉर्चुनिस्टिक्स. फिर से टेक होम पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं. इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. देयर इज अ रिडक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स. दे कैन गो अप टू 200, लेस देन 200 in fact per cubic mm of blood. ठीक है. मेनली कौन से इन्फेक्शन इन्वॉल्व करते हैं? माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स, फंगई, वायरसेस और टॉक्सोप्लाज्मा. और पेशेंट एक्चुअली ससेप्टेबल होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए. और उन अनहेल्दी पेशेंट्स को क्या बोलते हैं? जो सफर करते हैं एड्स से और उनका जो इतना कंसंट्रेशन रहता है हेल्पर टी सेल्स, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, उन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक्स. एंड दिस वाज अबाउट द सिम्टम्स. सिम्टम्स आपको यही पता है कि कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आएगा और मेनली ये वाले इन्फेक्शन और पेशेंट को बीमार कर सकते हैं और दे कैन डाई ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन. ठीक है. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज द डायग्नोसिस ऑफ एड्स. आप इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? एक डायग्नोसिस ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं जब भी हेल्पर टी सेल्स का कंसंट्रेशन होगा बिलो 200 per cubic mm of blood, you can label the patient with AIDS. How will you diagnose AIDS? आप डायग्नोज कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप, ये हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही सिंपल मैं बनाने की कोशिश करूंगा. बिलीव मी, यू कैन एंजॉय दिस टॉपिक. जस्ट हैव फोकस. ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे. द डायग्नोसिस ऑफ HIV. इट इज डायग्नोसिस of HIV AIDS. कैसे डायग्नोसिस करते हैं आप? याद रखेंगे सिंपल सा, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे नीट में अक्सर आता है. इट इज ELISA. व्हाट इज ELISA? इट इज एंजाइम एक टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है. लिंक्ड immunosorbent assay, ASSAY. It is enzyme linked immunosorbent assay. ELISA is a simple investigation. दूसरा एक इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न ब्लॉट. ये आप दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन याद रखते हैं. ये पिछले साल के 2018 के नीट में आया था. 2018 नीट की मैं बात कर रहा हूँ. एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ
how will you diagnose AIDS? The option was Western blot. ELISA आप याद रखेंगे एंड वेस्टर्न ब्लॉट आप याद रखेंगे। ये जो इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव कब आते हैं, पॉजिटिव मतलब ये कब दिखाते हैं कि या दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, ये दिखाती है 2 वीक्स टू 24 वीक्स, इस दौरान ये दिखाते हैं, इससे पहले नहीं दिखाते हैं। बिफोर 2 वीक्स अगर आप एक पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम HIV, आप 2 वीक से पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है, एंटीबॉडी इस पीरियड में नहीं बनती, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो जाती, क्योंकि आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसमें नहीं होता है बिफोर 2 वीक्स। एंड आप याद रखेंगे जब भी हमारी बॉडी में एक्सपोजर होता है HIV का और जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। That period is called as window period. What is window period? It is the time from the exposure of infection to when there is a production of antibodies. तो 2 वीक्स तक कोई एंटीबॉडी नहीं आती, 2 वीक्स के बाद अप टू 24 वीक्स फिर आराम से एंटीबॉडीज आ जाती हैं। तो विंडो पीरियड में कोई फायदा नहीं होता इन्वेस्टिगेशन करने का। दिस वाज ELISA वेस्टर्न ब्लॉट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊंगा इसी एंड में, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड of HIV. And what is this incubation period? Incubation period वो period होता है, it is the time from the exposure of HIV to the onset of symptoms. Symptoms हमारी बॉडी में एक्सपोजर कब हो गया, इन्वेड कब किया HIV वायरस ने, उसके बाद सिम्टम्स कब आए, जो ये टाइम गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। आप याद रखेंगे फॉर HIV इट इज 6 months up to 7 years, कभी कभी 7 साल भी लगते हैं सिम्टम्स अपियर होने में, 6 months up to 7 years। और एवरेज में आप याद रखेंगे इट इज 28 months एंड दिस इज द एवरेज। 28 months तक तो सिम्टम्स आ जाते हैं मंथ्स। दिस वाज अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ HIV एंड द इंक्यूबेशन पीरियड। दस ओवरऑल समरी हम डिस्कस करेंगे, द टेक होम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट किया आज द मैकेनिज्म ऑफ HIV, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड इंक्यूबेशन पीरियड। ट्रीटमेंट की अगर मैं आपको बात करता हूँ, देयर इज नो ट्रीटमेंट, दिस डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड। इसमें सिंपली ये होता है कि प्रिवेंशन, आप प्रिवेंशन की वजह से आप एड्स जैसे डिजीज से बच सकते हैं। टेक होम पॉइंट्स क्या रहेंगे? स्टार्टिंग से आपने पता है कि CD4 सेल्स होती है। व्हाट इज CD4? दैट इज द क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस सेल्स। एग्जाम्पल टी हेल्पर सेल्स आती है, उसमें मैक्रोफेज आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आती है। एंड फिर हमने डिस्कस किया उसी के साथ मैकेनिज्म, आपको पता है हमारी बॉडी में कैसे आता है। फिर होस्ट डेली कोई यूज करता है और अलोंग विद दैट बहुत सारी कॉपीज बनाता है, फिर सेल की लाइसिस हो जाती है, ब्रेक डाउन होता है, फिर ये पूरी सेल्स को इन्वॉल्व करता है और मेनली हेल्पर टी सेल्स को इन्वॉल्व करता है, जो जिनके पास एक रिसेप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज CD4 रिसेप्टर। डन। फिर हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है कि तो सोर्स क्या रहता है, बॉडी फ्लूइड, सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। उसके बाद हमने बात की ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स जो यूज करते हैं, नीडल्स, सिरिंज, एटसेट्रा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड देन फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, एंड दिस डिजीज इज नॉट कंटेजियस। उसके बाद हमने बात की सिम्टम्स की। सिम्टम्स में आपको पता है दिस is the disease of cell mediated immunity, reduction of helper T cells हो जाता है। कितना होता है? up to 200 or less than 200, and you can label the patient with this, he is having AIDS actually। susceptible बनता है बहुत सारे इन्फेक्शंस का, माइक्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स का, वायरसेस, फंगाई एंड टॉक्सोप्लाज्मा। व्हाट इज टॉक्सोप्लाज्मा? दैट इज अ पैरासाइट एक्चुअली। उसके बाद हमने ये भी बोला कि उन अनहेल्दी पेशेंट्स को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक। कोई भी इन्फेक्शन उनकी बॉडी में आ सकता है, इन्वेड कर सकता है और पेशेंट कैन डाई ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी डिस्कस द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आप याद रखेंगे ELISA, इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और वेस्टर्न ब्लॉट। याद रखेंगे 2 वीक्स तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे एक पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी उसके खिलाफ नहीं बनती है, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं एक्चुअली ये डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, और फिर उसके साथ ही फिर हम कंफर्म करते हैं कि या ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। एंड क्या था? इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज द पीरियड फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ डिजीज
टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि डिजीज कब आ गई, उसके बाद हमारी बॉडी में अलामात सिम्टम्स कब आएंगे, जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. फॉर एड्स it is up from 6 months to 7 years, or the average period is 28 months. I will see you next one. Till then, take care. Thank you so much.